बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की ई नीलामी को रोक दिया गया है। अब इस पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने नीलामी नोटिस वापस लेने पर पूछा कि इसे वापस लेने के लिए तकनीकी कारणों को किसने उकसाया है। गौरतलब है कि सनी देओल के मुंबई के जुहू स्थित आलीशान बंगले को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 56 करोड़ रुपए का लोन वसूलने के लिए नीलाम किया जाना था। हालांकि सोमवार सुबह यानी आज बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल के जुहू बंगले को बेचने की नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है, जिसका मतलब अब बंगले की नीलामी नहीं होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने 56 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और देश को पता चल रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य है कि इन तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 अगस्त को होने वाली ई नीलामी के माध्यम से 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अभिनेता के स्वामित्व वाली संपत्ति को ब्लॉक कर दिया था। गुरदासपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। पिछले हफ्ते रिलीज होने के बाद से 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रविवार को घोषणा की थी कि वो अभिनेता को दिए गए कर्ज की वसूली के लिए जुहू में स्थित देओल के विला की नीलामी करेगा। बैंक के अनुसार ब्याज सहित कर्ज राशि 56 करोड़ रुपए है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को कहा गया कि बंगले के लिए नीलामी नोटिस वापस ले ली गई है। बता दें, अभिनेता को आधिकारिक तौर पर अजय सिंह धर्मेंद्र देओल के नाम से जाना जाता है और वह 2019 से पंजाब सीट से सत्तारूढ़ भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने अब अपने एक बयान में कुछ ऐसा कहा जिससे शरद पवार के समर्थक नाराज हो सकते हैं। दरअसल दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार के राजनीतिक कद पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार कभी अपने दम पर राज्य में सरकार नहीं बना पाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुणे जिले में अपनी विधानसभा सीट अंबेगांव के माचर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि हमें हमेशा बताया गया कि पवार साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में पार्टी कभी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी जगह बनाकर अपने दम पर सरकार बनाई है। इनमें मायावती और ममता बनर्जी की पार्टियां शामिल हैं। वलसे ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा नेता होने के बावजूद हम विधानसभा में सिर्फ 60 से 70 सीटें ही जीत पाए। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अजीत पवार गुट ने भाजपा में विलय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी ही हमारी पार्टी है और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग फैसला करेगा। जब भी ये फैसला होगा तब राज्य की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। बता दें कि दिलीप वलसे पाटिल एनसीपी के उन 9 विधायकों में शामिल हैं जो अजीत पवार के नेतृत्व में राज्य की शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। दिलीप वलसे पाटिल को शरद पवार का करीबी माना जाता है और यही वजह रही है कि पाटिल के अजीत पवार के साथ जाने से कई लोग हैरान रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। उसका कहना है कि शादी से पहले गर्भवती होना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बता दें, पीड़िता को गर्भवती हुए 27 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को गर्भपात नहीं कराने का आदेश देना सही नहीं था। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह के बाद गर्भावस्था न केवल जोड़े के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशी और जश्न का कारण है। इसके विपरीत शादी से पहले गर्भावस्था हानिकारक है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के मामलों में और गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तनाव और आघात का कारण है। एक महिला का यौन उत्पीड़न अपने आप में चिंताजनक है और ऐसे में गर्भवती हो जाना और चिंता में डाल देता है। पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर हम पीड़िता को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हैं। आगे कहा कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देगा। यदि ये जीवित रहता है तो राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि बच्चे को गोद लिया जाए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े एक मामले में आदेश देने पर गुजरात हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी अदालत द्वारा किसी भी वरिष्ठ अदालत के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करना संविधान के खिलाफ है। बता दें, एक दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक विशेष बैठक में पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया था और अस्पताल से 20 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने शनिवार को एक आदेश की जानकारी मिलने के बाद कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। भारत में कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता, यह संविधान के खिलाफ है। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शनिवार का आदेश केवल लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले आदेश में एक लिपिकीय त्रुटि थी और उसे शनिवार को ठीक कर दिया गया था। ये गलतफहमी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के रूप में हम न्यायाधीश से आदेश को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। अदालत सुनवाई करने के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है। बता दें, तमिलनाडु सरकार पानी छोड़ने पर नए निर्देश चाहती है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जद ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर राजनीति की खातिर और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए राज्य के लोगों और उसके किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया था। इससे पहले बीते सोमवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं और तमिलनाडु के लोगों को जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए। हमें साथ मिलकर दोनों राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। गौरतलब है कि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है और ये तमिलनाडु पांडिचेरी से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बेसिन 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका 34,273 वर्ग किलोमीटर इलाका कर्नाटक में पड़ता है। 2866 वर्ग किलोमीटर केरल और बचा हुआ 44,016 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु और पांडिचेरी में है। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मणिपुर हिंसा को लेकर जस्टिस गीता मित्तल की कमेटी ने 3 रिपोर्ट सौंपी हैं। कोर्ट ने अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देखने और इन रिपोर्ट्स पर जवाब देने को कहा है। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को मणिपुर पर राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी का अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को बनाया गया था। साथ ही इस कमेटी में जस्टिस पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन को भी शामिल किया गया था। दोनों लोग रिटायर्ड हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जहां 2 समुदायों के बीच हुई लड़ाई कैसे हिंसक प्रलय का उदाहरण बन गई, जिसके लिए पूरे देश में हलचल सी मच गई थी। हिंसा के बारे में सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार आदेश दे रहा था। मणिपुर हिंसा की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों से 2 महीने की रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 7 अगस्त को मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जांच की निगरानी का पूरा जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पटसालगीकर को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हो रही अफरा तफरी के मामले को देखने के लिए 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी बनाने की भी बात कही थी। उनके इस जारी लिखित आदेश में इस कमेटी से भी 2 महीने की पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल कर रही थी। वहीं इस टीम के बाकी 2 सदस्यों मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शालिनी फसालकर जोशी और दिल्ली के हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लोगों में विश्वास लाने के लिए वहां की जांच में बाहर राज्य के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, ताकि लोगों का सरकार पर और उच्च न्यायालय पर विश्वास बना रहे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अलग अलग अपराधों के अलग अलग विशेष जांच दल बनाने का भी प्रस्ताव दिया था।
इस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और दिल्ली में से एक एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इस जांच में शामिल होने के लिए भेजा जाए। भारत में जर्मन दूतावास ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की है। इसकी एक तस्वीर भी जर्मन दूतावास ने एक्स पर साझा की है, जिसमें जर्मनी के संघीय डिजिटल और परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग सब्जी की एक दुकान पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। ट्वीट में बताया गया कि जर्मन मंत्री भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल से बेहद प्रभावित हुए हैं। जर्मन दूतावास की ओर से ट्वीट की गई पोस्ट में कहा गया कि भारत की सफलता की कहानियों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई। हर किसी को सेकेंडों में लेन देन करने में सक्षम बनाता है। लाखों भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। संघीय डिजिटल और परिवहन मंत्री ने खुद यूपीआई भुगतान की सरलता का अनुभव किया और वे बेहद रोमांचित हैं। एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में विसिंग को एक सब्जी विक्रेता को भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 18 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचे थे। उन्होंने 19 अगस्त को G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। गौरतलब है कि भारत में यूपीआई भुगतान प्रणाली बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने यूपीआई और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है। बीते दिनों फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत और फ्रांस यूपीआई भुगतान तंत्र का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के सुदूर भाग की तस्वीरें ली हैं। इसरो ने इन्हें जारी करते हुए ट्वीट पर शेयर किया है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डी-बूस्टिंग मनूवर सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। इसरो का कहना है कि लैंडर और रोवर के युक्त लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने कहा था कि मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहीं लूना 25 को विक्रम के लैंडिंग से 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम चरण में है। इससे पहले विक्रम लैंडर ने चांद के दूरस्थ स्थल की कुछ तस्वीरें ली हैं। इन्हें इसरो की तरफ से सोमवार सुबह ट्विटर पर साझा किया गया था। आपको बता दें कि रूस का लूना 25 रविवार को अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस ने एक बयान में कहा कि लैंडर एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यान से शनिवार को संपर्क टूट गया था। रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार 10 अगस्त को अपना चंद्र मिशन भेजा था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अधिकारी ने नाबालिग के साथ 2020 से 2021 तक बलात्कार किया। मामले में अधिकारी की बीवी की भी शामिल होने की बात सामने आई है। इस मामले में हंगामा मचा है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी तलब किया है। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अधिकारी दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता की आरोपी अधिकारी से मुलाकात 2020 में दिल्ली के एक चर्च में हुई थी। उस समय नाबालिग पीड़िता अपने पिता के निधन के बाद शोक में थी। पीड़िता के भावनात्मक रूप से कमजोर होने का आरोपी अधिकारी ने फायदा उठाया और उससे रिश्ता बना लिया। आरोपी पीड़िता को लेकर घर आने लगा। एफआईआर के अनुसार डिप्टी डायरेक्टर ने 2020 से 2021 के दौरान 14 वर्षीय पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता को जब अपने गर्भवती होने का पता चला तो उसने आरोपी डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को ये बात बताई, लेकिन उसकी पत्नी घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देने के बजाय इसे छिपाने में लग गई।
उसने न सिर्फ नाबालिग पीड़िता को चुप रहने को कहा बल्कि उसके गर्भपात के लिए अपने बेटे से दवाइयां भी मंगवाई। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गर्भपात की वजह से पीड़िता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो उसे लेकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मां को बताया कि उनकी बेटी के साथ कई महीनों तक यौन शोषण हुआ है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी नागपंचमी के अवसर पर आज शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम में पहलवानों का उत्साहवर्धन के साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के बाद सीएम योगी मंदिर परिसर से ही 15 ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा सड़क सफाई करने के लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें, गोरखपुर शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने कुल 17 सफाई गाड़ियों को जल्द ही खरीदा है, जिससे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करेंगे। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर आवास में रात्रि प्रवास के बाद दूसरे दिन मंगलवार को लखनऊ रवाना हो जाए। भारी बारिश भूस्खलन से तबाही झेल रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने इन 7 राज्यों के लिए 21 से 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही कहा कि इस दौरान प्रभावित इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। इसके अलावा आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। इन दोनों राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बड़ी तबाही हुई है। इन राज्यों में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 22 और 23 अगस्त को 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी यूपी में 21 से 24 अगस्त तक जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार कहीं कहीं आंधी तूफान की भी आशंका है। सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपए जारी करने को रविवार को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने 10 और 17 जुलाई को 2 किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि को स्वीकृति दी थी। बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें, सेना की 9 टुकड़ियां और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।